नमस्कार, मैं आर.के. सक्सेना, मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश। आप सभी का सिविल जज और एडीपीओ की इस ऑफलाइन क्लास में जिसका ऑनलाइन वीडियो बनाया जा रहा है, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज मेरा सब्जेक्ट तो मालूम ही है आपको, मेरा कौन सा सब्जेक्ट चल रहा है, आईपीसी 1860 और इसकी आज हमारी क्लास है 34 क्लास है। और आज मैं इस क्लास में आपको कुछ महत्वपूर्ण धाराएं बताने जा रहा हूं जिससे एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनते हैं। तो मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, केवल उन्हीं फैक्टरों को मैं बता रहा हूं जिससे आपके क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। जैसे कि हमने धारा 301 से लेकर के धारा 304 खा तक या 304 बी जो बहुत फेमस धारा है, वहाँ तक आज हमने इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो आप इसको ध्यान से देखें, निसंदेह रूप से आपको एग्जाम में इसका फायदा होगा। तो चलिए हम चलते हैं। तो सबसे पहले हम धारा कौन सी लेते हैं, धारा 301। तो जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, जिस व्यक्ति की मृत्यु कारित करने का आशय था, उससे भिन्न व्यक्ति की मृत्यु कारित करके आपराधिक मानवबल। तो ये धारा 301 अपने आप में एक विशिष्ट धारा है जो आगल विधि के सिद्धांत विदेश माने बुरी भावना के अंतरण के सिद्धांत से संबंधित है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सी धारा जो है वो विदेश या बुरी भावना के अंतरण के सिद्धांत से संबंधित है। तो कौन सी धारा आपसे संबंधित है, धारा 301 धारा संबंधित है। और 301 में ये कहा गया है कि यदि अपराधी का इंटेंशन किसी व्यक्ति को मारना है और इस इंटेंशन की दृष्टि से वो इस व्यक्ति को मारता भी है, लेकिन होता क्या है कि कोई उस व्यक्ति के स्थान पर कोई अन्य व्यक्ति जो है वो मारा जाता है। तो यहाँ पे न्यायालय ये बरतता है, धारा हमारी 301 ये बोलती है कि ऐसा माना जाएगा कि उस व्यक्ति को जो व्यक्ति मर गया है तो वही इंटेंशन उसके पास माना जाएगा कि जिस व्यक्ति को मारना चाहता था उस व्यक्ति के प्रति जो इंटेंशन था वही इंटेंशन जो है अंकित हो जाएगा उस व्यक्ति के प्रति जो धोखे से या भूलवश जो है वो मारा गया है। तो यहाँ पर विदेश के इससे जो क्वेश्चन आता है आपका, अगर क्वेश्चन देखें तो धारा 103 जो है वो आंगल विधि के विदेश के अंतरण के सिद्धांत से जो है वो संबंधित है। एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है ये। चलिए हम अगला चलते हैं, अगली हम धारा लेते हैं 302। तो धारा ये अपने आप में महत्वपूर्ण है, ये धारा एग्जाम में पूछी जा सकती है कि हत्या के दंड का प्रावधान किस धारा में है। तो धारा किस धारा में है, 302 में। तो बहुत चालू धारा है, रिक्शा वाले भी इसको बता देते हैं, है ना। लेकिन इसमें कुछ खास चीजें हैं, जैसे कि दंड क्या है। तो दंड हम देखते हैं, दंड पूछ सकता है एग्जाम में कि हत्या के लिए दंड क्या है। तो मृत्यु दंड यहाँ पे यह लगा हुआ है या आजीवन कारावास और क्या है, जुर्माना, और साथ में जुर्माना। तो इसमें अपराधी को हत्या के लिए या तो मृत्युदंड की सजा दी जा सकती है या उसको आजीवन कारावास और साथ में जो है वो जुर्माना भी दिया जा सकता है। फिर हम बात करते हैं अगली धारा की। तो अगली धारा आपकी जो है वो 303 है, जो आजीवन सिद्ध दोष द्वारा, मतलब ऐसा व्यक्ति, ऐसा अपराधी जिसको पहले से आजीवन सजा की सजा, आजीवन कारावास की सजा दी जा चुकी है, यदि उसके द्वारा हत्या की जाती है तो क्या होगा। तो ये धारा वर्तमान में असंवैधानिक घोषित है। और इसमें जो क्वेश्चन आपका बनता है वो ये बनता है कि धारा 303 को जो है वो किस मामले में जो है वो माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित कर दिया गया, क्योंकि यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का जो है वो उल्लंघन करती है। तो किस मामले में कर दिया गया, मिट्ठू सिंह वर्सेस पंजाब राज्य। ये केस भी कई जगहों में आया है कि किस मामले में धारा 3 को जो है वो, धारा 303 को जो है वो असंवैधानिक घोषित कर दिया गया है। तो किस मामले में, मिट्ठू वर्सेस पंजाब राज्य के मामले में, क्योंकि ये धारा क्या करती थी, एक प्रकार से भेदभाव करती थी। माने आजीवन सिद्ध दोष द्वारा अगर हत्या की जाती थी तो उसको जो है वो, उसके लिए दंड का प्रावधान कौन सा था, केवल दंड का प्रावधान था उसके लिए, मृत्युदंड, माने कोई वैकल्पिक दंड नहीं था। मृत्युदंड तो आपके धारा 302 में भी है, लेकिन वो वैकल्पिक है, न्यायालय चाहे तो मृत्युदंड दे सकता है या आजीवन कारावास दे सकता है, लेकिन इसमें ऐसा कोई विकल्प नहीं था। न्यायालय प्रकार से विवश थे कि मृत्युदंड ही दे वो। तो इस प्रकार से इस धारा को जो है वो
असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। वर्तमान में अगर देखें धारा 300 की क्या स्थिति है, तो अगर कोई मामला 303 का मामला है तो वो कहाँ माना जाएगा, वो माना जाएगा धारा 302, माने उस पर धारा कौन सी लागू होगी, 302 लागू होगी। चलिए अगली धारा हम देखते हैं 304। तो ये धारा से इम्पोर्टेंट है, इसमें इतना ही पूछा गया है एग्जाम में कि हत्या की कोटि में न आने वाले आपराधिक मानव वध के लिए दंड। तो जो हमारा धारा 300 हमने पढ़ी है अभी, तो धारा 300 में आपके दो भाग थे। भाग एक थे जिसमें 4 कंडीशन बताई गई थी जब मामला आपराधिक मानव वध क्या होता था, हत्या होता था। और जो बाद में जो अपवाद दिए गए हैं, 5 अपवाद दिए गए हैं, अगर कोई मामला उस अपवाद में आता था तो वो क्या होता था, हत्या की कोटि में न आने वाला अपराध। तो यदि धारा 300 के भाग सेकंड में अगर 5 कंडीशन के अधीन यदि कोई मृत्यु कारित की गई है तो उसका दंड का प्रावधान कौन सी धारा करती है, धारा 304 करती है। तो इतने इसमें याद रखिए, इसका दंड एग्जाम में पूछा नहीं गया है तो हम नहीं बता रहे हैं। तो 304 में जो है वो हत्या की कोटि में ना आने वाले, है ना, आपराधिक मानव वध के लिए दंड का प्रावधान किया गया है। इतनी जानकारी आपके लिए पर्याप्त है। चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम अगली धारा लेते हैं आपकी 304 का, 304 का, या इसको ए है ना, 304 ए। इसमें क्या है, तो उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना, उपेक्षा द्वारा मृत्यु कारित करना संबंधित है आपकी धारा। ये धारा हमारे आईपीसी मूल आईपीसी में नहीं थी, इसको जो है बाद में जोड़ा गया है। तो इसमें क्या लिखा है कि उपेक्षा या उतावलेपन द्वारा, उपेक्षा या उतावलेपन द्वारा किसी व्यक्ति को मृत्यु कारित करना, किसी व्यक्ति की जो है वो मृत्यु कारित करना। और जहां ऐसी मृत्यु जो है वो आपराधिक मानव वध, है ना, जहां ऐसी मृत्यु आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है, ठीक है, ऐसी मृत्यु आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, धारा 304 का के अधीन उसको सजा दी जाएगी। तो 304 का खासतौर से यदि अपराधी उपेक्षा में या उतावलेपन में अर्थात जल्दबाजी में उसके द्वारा जो है बिना किसी इंटेंशन के, बिना किसी ज्ञान के किसी व्यक्ति की मृत्यु कारित हो जाती है तो उसकी सजा जो है वो अधिक नहीं है, क्योंकि ऐसी दुर्घटना से मामले हो सकते हैं। तो उसकी सजा का प्रावधान क्या किया गया है, सजा कितनी है इसमें, 2 वर्ष तक का कारावास। और कारावास या तो सादा हो सकता है या कठोर हो सकता है, या जुर्माना। तो यहाँ पे देखिए या लिखा हुआ, तो उसको ध्यान रखिएगा, जहाँ पे या लिखा है या और लिखा है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं आपके। तो आपको ये मालूम होना चाहिए कहाँ पे या लिखा है, कहाँ पे और लिखा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, या लिखा है, या जुर्माना या दोनों सजा दे सकता है न्यायालय। और अब हम बात करते हैं कि क्या योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत, जो अप्रत्य विधि का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है, क्या वो धारा 304 का में लागू होता है। तो इसका आंसर है कि लागू नहीं होता है। योगदायी उपेक्षा का मतलब होता है कि इसमें अपराधी और जो व्यक्ति की मृत्यु कारित हुई है उन दोनों की उपेक्षा है। तो योगदायी उपेक्षा के मामले में क्या है कि जो दोषी पक्षकार होता है उसको जो है वो सजा कम मिलती है, ये जुर्माना कम मिलता है। लेकिन आंगन विधि का ये सिद्धांत जो है वो आपराधिक मामलों में कोई बचाव के रूप में अवेलेबल नहीं है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि धारा 304 का में जो है वो योगदायी उपेक्षा का सिद्धांत, जो आंगन विधि का प्रमुख सिद्धांत है, उसमें लागू नहीं होता। अब हम चलते हैं धारा 304 खा। तो बड़ी इंपॉर्टेंट धारा है ये, इससे एग्जाम में कई बार क्वेश्चन आए हैं आपके, जो काहे संबंधित है, दहेज मृत्यु से, माने डावरी डेथ से संबंधित है ये 304 खा। तो एक तो अपने ये धारा महत्वपूर्ण है कि दहेज मृत्यु का प्रावधान किस धारा में किया गया है, तो धारा 304 खा में किया गया है, इसको याद रखिएगा। अब यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इसमें दहेज मृत्यु है क्या, तो दहेज मृत्यु को ये धारा जो है वो स्वयं परिभाषित भी करती है। तो चलिए हम देखते हैं, जानते हैं कि दहेज मृत्यु क्या है। और खास तौर से ये क्वेश्चन आपका जो है वो MPPSC मेंस में भी जो लिखित परीक्षा होती है उसमें भी ये क्वेश्चन आ चुका है आपका, तो उसको आप ध्यान से देखें। तो दहेज मृत्यु क्या है, हमारा पहला क्वेश्चन है कि दहेज मृत्यु क्या है। तो धारा 304 का के अनुसार हम देखते हैं, उसमें लिखा हुआ है कि जब किसी स्त्री की मृत्यु, है ना, दाह से मतलब जलने से या शारीरिक क्षति से, जब किसी स्त्री की मृत्यु दाह अर्थात जलने से या शारीरिक क्षति से या विवाह के 7 वर्ष के अंदर, है ना, या विवाह के 7 वर्ष के अंदर
समान परिस्थितियों से, मतलब स्वाभाविक मौत से भिन्न। जो स्वाभाविक मौत होती है, जैसे हार्ट अटैक आया, व्यक्ति मर गया, व्यक्ति बहुत कारणों से मर जाता है। स्वाभाविक मृत्यु आदमी की होती है, कोई भी जो है वो अमृत पी के नहीं आया है। जो दुनिया में आया है वो दुनिया से जाएगा। कोई महिला भी है तो महिला की स्वाभाविक मृत्यु हो सकती है, तो उल्टा भी परिभाषा में नहीं आएगी। मृत्यु कैसी होनी चाहिए? स्वाभाविक मृत्यु से अन्यथा, माने कि अस्वाभाविक मृत्यु। तो स्वाभाविक मृत्यु से नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे अन्यथा मतलब अस्वाभाविक मृत्यु हो जाती है। और है ना, इसको ध्यान दीजिए। और यह कहा जाता है, दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व, इसको ध्यान रखिए सब आपको, उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति द्वारा या पति के नातेदार द्वारा। नातेदार में बहुत लोग आ सकते हैं, जैसे कि माता पिता, बहन, जीजा, और भी नातेदार हो सकते हैं कुछ। तो यदि पति द्वारा या पति के नातेदार द्वारा दहेज की मांग को लेकर या दहेज के संबंध में, है ना, क्या किया गया है? उसके साथ, किसके साथ? उस महिला के साथ क्या किया गया है? क्रूरता का व्यवहार किया गया है, या उसको जो है वो तंग किया गया है, तो उसे तंग किया गया है, तो उसे दहेज मृत्यु कहा जाएगा। और पति या नातेदार द्वारा, पति या नातेदार द्वारा ये माना जाएगा कि इन्होंने जो है वो उसकी क्या की है? मृत्यु कारित की है। मतलब उनको ये माना जाएगा कि समझा जाएगा कि उन्होंने ही जो उस महिला की मृत्यु कारित की है। फिर हम आगे चलते हैं, इसमें दंड का प्रावधान क्या है? तो दंड का प्रावधान है आपका कि 7 वर्ष से दंड कम नहीं, कारावास होगा, जो 7 वर्ष से कम नहीं होगा। और अधिकतम कितना हो सकता है? आजीवन कारावास तक। कितना हो सकता है? आजीवन कारावास तक। और दहेज का अर्थ क्या है? तो दहेज का अर्थ वही है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में बताया गया है। तो धारा 2 में जो है वो दहेज की परिभाषा दी गई है, वही परिभाषा जो है वो हमारी धारा 304 खा में भी लागू होगी। और ये धारा नई जोड़ी गई है ना, बाद में जोड़ी गई है। तो दहेज मृत्यु की धारा ये कब जोड़ी गई है? 1986 में। इसको भी याद रखिएगा, 1986 में जोड़ी गई है। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है, इसमें दहेज मृत्यु के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा महत्वपूर्ण सिद्धांत जो है प्रतिपादित किए गए हैं। वो कौन सा मामला है? इस निर्णय को आपको याद रखना है। वो कौन सा मामला है? कश्मीर कौर वर्सेस पंजाब राज। कश्मीर कौर वर्सेस पंजाब राज। और यहाँ पे हम बता दें कि इस धारा में क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। तो एक क्वेश्चन तो आपका यही बनता है कि दहेज मृत्यु का प्रावधान किस धारा में है? किस धारा में है? 304 खा में है ना। और एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बनता है कि विवाह के कितने वर्ष के अंदर यदि महिला की मृत्यु जो है वो अस्वाभाविक रूप से हो जाती है कि वो दहेज हत्या की श्रेणी में आ सकती है। तो कितने वर्ष के अंदर? 7 वर्ष के अंदर। तो 7 वर्ष के अंदर हमको याद रखना है। और एक हम इसको और देखते हैं, दंड में जो कम से कम कितना दंड हो सकता है? दहेज मृत्यु के मामले में कम से कम कितना कारावास हो सकता है? तो 7 वर्ष। तो यहाँ पे हम दोनों में 7 है, यहाँ पे भी 7 है और यहाँ पे भी 7 है। तो हम कोडिंग बना लें, ट्रिक बना लें कि दोनों जगह 7 है, तो जनरली हमको ये 7 वर्ष वाला याद रहता है। तो दंड भी हम याद रखें इस माध्यम से कि दंड जो है वो कम से कम दंड कितना होना होगा कारावास का? तो कितना होगा? 7 वर्ष होगा। और दंड बता दिया हमने। दहेज का क्या मतलब है? तो दहेज का वही मतलब है जो दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में दिया गया। दहेज 2 नहीं बोलते, दहेज 2। तो 2 से बना ये 2। और किसकी 2? दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की धारा 2 में जो दहेज का मतलब बताया गया है वही मतलब इसमें भी निकाला जाएगा। और कब जोड़ी गई है? 1986 में जोड़ी गई। क्वेश्चन आया है एग्जाम में। और किस मामले में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किए गए? दहेज के बहुत सारे मामले हैं, है ना। तो ये अच्छा मतलब ये नहीं कि बहुत सारे मामले हम क्या करें, ये मेन मामला है, लीडिंग केस है आपका, ये मेन लीडिंग केस है। तो वो कौन सा आपका? कश्मीर कौर वर्सेस पंजाब राज। कश्मीर कौर वर्सेस पंजाब राज। तो मेरा ये छोटा सा वीडियो था, इसमें मैं आईपीसी की धारा 301 से लेकर के 304 खाता का चर्चा किया। और इसमें लगभग मैंने ये कोशिश रही है मेरी कि जो भी एग्जाम में से क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपसे जो है वो बने। तो चलिए
अगले वीडियो में आपसे हम फिर मिलेंगे। कल हमारी क्लास रहेगी, कल शनिवार है, शनिवार को हमारी क्लास रहती है। तो कल मेरा अगला टॉपिक होगा आईपीसी की। अगर आगामी धाराएं होंगी तो उसको अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप हमको कमेंट करके बताएं, और यदि दूसरे तक इसको आप शेयर करते हैं तो निसंदेह रूप से अन्य लोगों को भी आप जो है लाभ पहुंचा सकते हैं। तो मैं आर.के. सक्सेना, एक्सीलेंस मास्टरमाइंड कोचिंग रीवा मध्य प्रदेश की ओर से आप सभी लोगों से अगले वीडियो तक विदाई लेता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।